सो हेलो 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 क्लास 10th के चीतों। आज हम करने वाले हैं मैथ्स। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर चल रहा है और प्रीवियस वीडियो में हमने पहले ही देख चुके हैं हम कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, उसके एग्जांपल्स हमने देखे, उसके सॉल्यूशंस पे चर्चा करी थी हमने कि भाई कैसे कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम सॉल्यूशंस पे ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में। बेसिकली दो सॉल्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं। पहला है हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब। तो पहला तरीका, अच्छा इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में ही बात करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो आने वाली वीडियोस में हम उस पर बात करेंगे। चलिए, तो भाई पहले हमारे पास है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या मिडिल टर्म स्प्लिट, या जिसे मैं प्यार से MTS भी बोल देता हूँ। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सो इसकी जनरल फॉर्म होती है हमारे पास ax² + bx + c, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। ax² + bx + c, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि भाई ये क्या है। ठीक है, x² का जो कोफिशिएंट है, x² का जो कोफिशिएंट है ये a होता है। ठीक है, ऐसे ही x का जो कोफिशिएंट है ये b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है ये हमारी c होती है। ठीक है, और सब बराबर होता है 0 के। अरे भाई तभी तो इक्वेशन बनेगी। ये भी तो मैंने कल आपको बताया था ना कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए। तो भाई ये अगर आपने सीख लिया तो इसके बाद आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन ऐसे ही फोड़ दोगे। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना बिना किसी देरी के अब। तो ये है हमारे पास ax² + bx + c। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है ये देखते हैं जरा। इक्वल टू में 0 नहीं लिख रहा मैं अभी, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाओ। चलिए, हाँ तो अब देखो हमारे पास तीन चीजें हैं, एक a है, एक b है, एक c है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले ax² वाली टर्म हो, फिर bx, फिर c वाली टर्म हो। ठीक है, नहीं है वो बात अलग है, लेकिन सीक्वेंस ये होना चाहिए। ठीक है ना। फिर अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, या फिर इसको स्टेप 1 बोल लेते हैं, जो मैं बताने वाला हूँ स्टेप 1, विच इज मल्टीप्लाई ac, है ना, मल्टीप्लाई कर लो a इंटू सी। ठीक है, जो भी आएगा उसके फैक्टर्स कर लो। ठीक है, फैक्टराइज a इंटू सी। जो स्टेप 2 होने वाला है ये मेरा होने वाला है फैक्टराइज a इंटू सी। ठीक है, दो पार्ट्स में ऐसे बांटना है कि उनको प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे क्या बने, b के इक्वल आ जाए। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यानी तोड़ना हमें बीच वाली टर्म को है, लेकिन किस प्रकार से, है ना भाई, किस प्रकार से तोड़ोगे। देखो जो b है, b को दो टुकड़ों में तोड़ोगे। एक ये फर्स्ट वाला हो गया टुकड़ा और ये सेकंड वाला पार्ट हो गया, है ना। तो जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है, फर्स्ट इंटू सेकंड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। समझ में आया। हालांकि ऐसे इतना समझ में नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन कराता हूँ तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला भाई, a और c को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इधर a है हमारा 1, पहले लिख लेते हैं चलो। ठीक है, a है हमारा 1 और b आप बोलोगे 3 है, और c के लिए क्या बोलोगे, c के लिए -40 लिखेंगे हम। ठीक है, अब क्या करना है, a को c से मल्टीप्लाई करना है। कर दिया मल्टीप्लाई, 1 इंटू -40 जो कि होता है -40 ही। इसको हमें टुकड़ों में बांटना है ना, इसको हमें टुकड़ों में बांटना है। क्या करके, मतलब टुकड़ों में बांटना क्या होता है, अरे भाई ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन होती है ना, बस वही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है। तो 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, 2, 22, 10, 2, 5, 5, 1। ठीक है ना। ठीक है, अब इसके दो टुकड़े इस तरह से करने हैं, है ना, इन्हीं के ही अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने हैं इन फैक्टर्स के, कि भाई मल्टीप्लाई करने पे तो -40 आएगा, ये तो डैम श्योर है क्योंकि 40 का हमें फैक्टराइजेशन करा है। ठीक है, और प्लस या फिर माइनस करने पे हमें बीच वाली टर्म चाहिए, b चाहिए। करके देखते हैं ज़रा यार। तो भाई देखो, अगर मैं
देखो अगर मैं यहाँ से 2 लेता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से 2 लेता हूँ तो बाकी के बचे 2 इंटू 2 इंटू 5 विच इज़ 20। तो 2 और 20 कहीं से भी 3 नहीं बना रहे, बना रहे हैं क्या प्लस या माइनस करने पे? नहीं ना, है ना। तो ऐसे ही लिख लेते हैं चलो यहाँ पे 1 इंटू 40 भी एक फैक्टर हो गए, मतलब एक पेयर ऑफ फैक्टर्स हो गए। 2 इंटू 20 भी हो सकता है ना, और 3 की टेबल में नहीं आता। फिर 4 इंटू 10 भी हो सकता है। फिर 5 इंटू 8 भी हो सकता है फैक्टर, है ना। और कोई फैक्टर होते हैं क्या? बाकी सारे रिपीट होंगे, ठीक है ना। 10 की टेबल में लिख लेते हैं चलो, ये ऐसा लिख ही लिया है वैसे तो, ठीक है, लिख ही लिया है वैसे तो, ठीक है ना, और आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो भाई देखो ना 1 और 40 जो है ये भी 40 बना रहा है मल्टीप्लाई करने पे, 2 इंटू 20 है ये भी 40 ही बना रहा है, 4 इंटू 10 है ये भी 40 ही बना रहा है, एंड 5 और 8 जो है ये भी 40 ही बना रहा है मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन हमें कैसे फैक्टर चाहिए कि भाई इन टुकड़ों को प्लस या फिर माइनस करने पे 3 आए, बीच की टर्म आए, ठीक है ना। तो भाई हम इसमें नोटिस करते हैं कि फर्स्ट वाला तो भाई कहीं से भी 3 नहीं बनाएगा, अच्छा प्लस करेंगे तो 40 बनाएगा, माइनस करेंगे तो 40 आएगा, नहीं बात बनेगी। सेकंड वाला देखते हैं, 2 इंटू 20 प्लस करेंगे तो 22 आएगा, माइनस भी करेंगे तो 18 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाला देखते हैं, 4 और 10, 4 और 10 में प्लस करेंगे तो 14 आ रहा है, माइनस करेंगे तो 6 आ रहा है, नहीं बात बनेगी। ऐसे ही लास्ट वाले पे मेरी नज़र पड़ी और मैंने देखा कि भाई 8 और 5 का प्लस तो करेंगे तो 13 आएगा, लेकिन अगर डिफरेंस किया हमने तो डिफरेंस करने पे क्या आएगा? डिफरेंस करने पे आएगा हमारा 3, ठीक है। चलिए, तो बस यही हमें करना था इस पूरे क्वेश्चन में। सो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अभी मेरे को प्लस का 3 चाहिए ना, है ना, और फैक्टर्स में देखो माइनस का है ना, ये देखो माइनस का 8 या माइनस का 5, किसी को भी एक माइनस देना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई करके -40 आएगा, ठीक है। प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिलता है? हाँ देखो, हमें -40 चाहिए था, तो मल्टीप्लाई करने पे -40 तो आ जाएगा। 5 और -8 को मल्टीप्लाई करने पे क्या 3 भी आएगा? क्या 3 भी आएगा? क्या नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे माइनस का 3 आएगा अगर मैं 5 और -8 को प्लस या माइनस करता हूँ तो, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस का 5 रखते हैं और प्लस का 8 रखते हैं। अब भी 40 तो माइनस का ही आएगा, लेकिन अब जो 3 आएगा, है ना, प्लस करने पे वो प्लस का होगा। समझ में आया? चलिए, तो भाई 8x प्लस का लिख देता हूँ, और फिर जो 5x है वो मैं माइनस का लिख दूंगा, ठीक है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, कि जो भी तुम स्प्लिट करोगे ना उनके साथ x लगाना मत भूलना, ठीक है। x लगेगा ही लगेगा, है ना, बेशक हम नंबर को स्प्लिट कर रहे हैं लेकिन x तो आएगा ही आएगा। अरे भाई देखो ना 3x कैसे मिलेगा हमें? 8x में से 5x को माइनस करेंगे तभी तो मिलेगा ना। हालांकि मैंने सिर्फ नंबर्स का बताया तुम्हें यहाँ पे ये पूरा, लेकिन x लगाना अनिवार्य है, ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। तो अब ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया, दो पेयर बन गए हमारे पास, एक एक्स स्क्वायर प्लस 8x और एक है माइनस, अरे बंद कर दिया 2 मिनट की -5x -40, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है। तो इधर से x कॉमन आएगा तो x प्लस 8 यहाँ से आ जाएगा, और इधर से -5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 8 अगेन, ठीक है। अब देखो ना दोनों में x प्लस 8 कॉमन है, x प्लस 8 कॉमन लिया मैंने, और बचेगा क्या मेरे पास? x माइनस 5। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख लिया है, ठीक है। अच्छा, अभी इक्वल टू में 0 नहीं करवाया था, लेकिन अगर मैं अब इक्वल टू 0 भी लिखवाऊँ तो ये सब चीज़ इक्वल टू 0 0 0 0 होती जाएगी, तो ये भी इक्वल टू 0 हो जाएंगे फैक्टर्स जो है, ठीक है ना। तो अब देखो ज़रा, अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, ध्यान से सुनना, a इंटू बी, ये दो नंबर है, ये a है तो ये b मान लेते हैं, चलो ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मतलब है या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, है ना। या तो a 0 है या तो b 0 है, दोनों भी 0 हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं कि भाई एक एक करके दोनों को इक्वल टू 0 रख के देखेंगे, ठीक है भाई, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी तो 0 बनेगा। दोनों भी 0 हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो यही कहती है कि दोनों में से कम एक तो 0 होना ज़रूरी है, ठीक है। बस यही चीज़ आपको समझनी थी। अब क्या करना है?
अब करना है आपको x प्लस 8 इक्वल टू 0। मैंने बताया ना अभी, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो ऐसे ही x प्लस 8 इक्वल टू 0, इसको स्कूल में या फिर बाकी के जो टीचर्स होते हैं वो कैसे बताते हैं कि दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल पुट कर दो। अरे क्यों कर दो ये तो बताओ, और उसका रीज़न क्या है जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अगर दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब हुआ कि दोनों में से कम एक का 0 होना ज़रूरी है, या तो ये या तो वो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -8, या तो x की वैल्यू -8 होगी, और अगर x -5 बराबर 0 हुआ तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई देखो हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें a है हमारा 1, b है हमारा -39 एंड c जो है वो हमारा है 380। ठीक है, देखो बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्वेशन से भी हो जाती है। अब आप ये देख के मत घबराना कि भाई ये तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, 380 का क्या करेंगे हम, ये वो फलाना निमकाना, कुछ नहीं करना, इतना कुछ नहीं सोचना होता। ठीक है, मेरे को यहाँ पे 38 दिख रहा है, 38 के मेरे को दो टुकड़े दिख रहे हैं। ठीक है, क्या एक 19 होता है और एक 20, 19 × 20 है ना, समझ में आया? पता है ये मैंने ऐसा दिमाग कैसे लगाया कि भाई 19 और 20 ही हो सकता है इसका फैक्टर, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है ना, यानी 380 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो एक तो 19 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो बस यही चीज़ यहाँ से मेरे को दिमाग में आ गई थी। तो अब मैंने देखा कि 19 क्या 19 और 20 प्लस या माइनस करने पे 39 बना रहे हैं? जी बिल्कुल बना रहे हैं। अगर मान लो मैं एक 19 माइनस का रखता हूँ और प्लस का 20 रखता हूँ, अरे ये तो 1 आ जाएगा, है ना, या फिर प्लस का 19 रखता हूँ और माइनस का 20 रखता हूँ तो भाई -1 देगा। लेकिन अगर दोनों माइनस के हुए तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको माइनस का 39 मिल चुका है। ठीक है, तो ये इतना ही तो आसान था ना। चलिए लिखते हैं अभी x² माइनस का 20x और माइनस का ही 19x प्लस 380 है इक्वल टू 0 लिख लेते हैं अब। चलो ठीक है, अब आपको पता है कि इक्वल टू 0 है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स नहीं। ठीक है, तुमने देखा होगा, ध्यान दिया हो तो लास्ट क्लास में, मतलब जो 9th क्लास गई है, 9th या 8th में भी ऐसे क्वेश्चन करते थे तुम। ठीक है, लेकिन उसमें इक्वल टू 0 नहीं होता था, बस फैक्टर्स करे छोड़ दिया, फैक्टर्स करे छोड़ दिया, एक्स की वैल्यूज निकालना यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये देखो, ये दो फैक्टर हैं और ये दो हैं, ये दो टर्म्स हैं, इनमें से x कॉमन ले लेते हैं, जितना भी कॉमन आता है ले लेते हैं x, तो ये x -20 बचेगा क्योंकि x तो कॉमन आ गया इधर से। ऐसे ही इधर से मैं माइनस का 19 कॉमन लेता हूँ। जब मैंने माइनस का कॉमन लिया, माइनस का नंबर कॉमन लिया, तो भाई जो माइनस वाली टर्म थी ये वाली, ये प्लस की हो जाएगी अब, यानी x बचेगा खाली प्लस वाला वो भी। और ये जो प्लस का 380 था ये माइनस का छोड़ के जाएगा नंबर, क्यों? क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेने पे साइन जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। माइनस कॉमन लिया, अंदर में ब्रैकेट के अंदर में प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 380 था, अब माइनस का 20 ही बचेगा। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, x -20 कॉमन दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, और बचेगा क्या, x -19। ठीक है, अब आपको पता है कि एक एक करके इनको 0 के इक्वल कैसे लिखना है। ठीक है, तो भाई x -20 इक्वल टू 0 और इधर से x -19 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 19 और x इक्वल टू इधर से 20 आ जाएगा। ठीक है, दो फैक्टर्स निकल के आ गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लेके आना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखा होगा, कुछ जानने को मिला होगा। तो बने रहिए हमारे साथ पाठशाला के साथ ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए। एंड आप क्लास 10th में या फिर आपका कोई भाई बहन क्लास 10th में है, उनको ज़रूर सजेस्ट करना ये चैनल। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।